ठीक है, चलिए तो कल कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रह गए थे, उनको कर लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच इंडिकेटर प्रोड्यूसेस अ पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सोल्यूशन। तो आप जानते हैं इंडिकेटर क्या होता है। तो आप लोगों ने कभी टाइट्रेशन पढ़ा होगा क्लास में, केमिस्ट्री में टाइट्रेशन। व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन क्या है? इट इज अ मेथड टू फाइंड आउट concentration of any unknown solution with the help of some standard solution। ठीक है, किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को जो फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं। अब टाइट्रेशन में हमें कैसे मालूम चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई? तो वो इंडिकेटर से मालूम चलता है। जब इंडिकेटर कलर चेंज कर लेता है तो मालूम चल जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। क्या बात है, ये तो सबको पता है। वाह क्या बात है। तो जो फिनोफ्थलीन आपका होता है, फिनोफ्थलीन वैसे तो क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन बेस की प्रेजेंस में ये क्या होता है? गुलाबी हो जाता है। तो बेचारा क्षार से शर्मा जाता है, बेस से शर्मा जाता है, शर्मा कर गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल फ्रेश मिल्क हैज pH of 6। when milk changes into curd the pH value will। जब मिल्क जो है वो दही में यानी कि कर्ड में हो जाएगा कन्वर्ट, तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री याद है, क्या बात है। तो जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और ये खट्टा होता है, मतलब ज्यादा एसिडिक होता है। और क्या बात है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसका आंसर कर दिया, और जो इजी क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं कर रहे भैया। pH 6 से कम हो जाएगी, pH विल बिकम लेस देन 6। आंसर इज बी, लेस देन 6। बेटा एसिडिक सोल्यूशन की pH 7 से कम होती है, तो pH और कम हो जाएगी क्योंकि दही दूध से ज्यादा खट्टा होता है। ठीक है, आंसर इज बी। अगला सवाल द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन अ सोल्यूशन इज येलो, द pH ऑफ दिस सोल्यूशन इज। ये बहुत फेमस आपके इंडिकेटर हैं, इसलिए इनका आइडिया आपको होना चाहिए। और एज ए सिविल इंजीनियर हम इसको एनवायरमेंट केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, एनवायरमेंट में, इसलिए भी याद होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन किस बार क्या करोगे? बुक का नाम जानकर बस इधर उधर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरेंज किए आप लोगों के लिए। तो याद रखिएगा, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है आपका? अगर pH 7 से ज्यादा होती है, मतलब अगर बेसिक सोल्यूशन है, तो बेसिक सोल्यूशन में ये क्या होता है? येलो। बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है? येलो। तो pH क्या होगा? मोर देन 7। आंसर होगा डी। और अगर एसिडिक मीडियम है, यानी कि pH क्या है? 7 से कम, तो इसमें इसका कलर क्या होता है? रेड। तो एसिडिक सोल्यूशन में इसका रेड होता है कलर। ठीक है, और अगर सोल्यूशन एसिडिक से बेसिक हो जाए तो कलर क्या कर लेगा? रेड से येलो हो जाएगा। तो ये गुस्से में लाल पीला होता रहता है। ये क्या होता रहता है? मिथाइल ऑरेंज जो है वो लाल पीला होता रहता है, जबकि फिनोफ्थलीन क्या है? शर्माता रहता है। ठीक है, इस पर इसका नाम लिखा था, किल्विस के आगे क्या लिखा है? सान मिराज, यही नाम है इसका। चलिए अगला सवाल, एंटमैन एंड द वास्प। किसने देखी है मूवी एंटमैन पार्ट 2? ठीक है, चलिए भाई,
क्या आंसर होगा इसका? वास्प स्टिंग्स कैन बी ट्रीटेड विद, वास्प क्या होती है? ततैया, ततैया, पीली वाली मक्खी। बी, तुक्का मार रहे हो या सही बता रहे हो? तो देखो जनरली जो दूसरे कीड़े होते हैं, चींटी वगैरह या कुछ, उनके डंक में एसिड होता है, लेकिन जो वास्प होती है ना, स्टिंग बोलते हैं ना, स्टिंग बोलते हैं, स्टिंक बोलते हैं, स्टिंग बोलते हैं शायद डंक को। इनके जो स्टिंग में क्या होता है? एल्केलाइन फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है? एल्केलाइन, बेस होता है। तो बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड। बेस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड। तो विनेगर, सिरका, सिरका लगा दो ठीक हो जाता है, विनेगर लगा दो ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए। बी स्टिंग कंटेन्स, बी है मधुमक्खी, बी का मतलब हनी बी, हनी बी। इसके डंक में क्या होता है? इसके डंक में क्या होता है? तो हनी बी के डंक में होता है एसिड, एसिडिक सोल्यूशन। तो इसीलिए इसके मधुमक्खी के काटने पर वो पहले चाकू या ताले की चाबी, लोहे की कोई चीज लगाने को बोलते थे, क्योंकि वहां पर क्या होता है? मेटल जो होती है वो बेसिक होती है। ठीक है, तो वो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड, वो इसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो बी स्टिंग कंटेन्स एसिडिक सोल्यूशन। इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस न्यूट्रलाइज करेगा। जबकि वास्प स्टिंग कंटेन्स व्हाट? तो ततैया के डंक में होता है एल्केलाइन, कंटेन्स एल्केलाइन लिक्विड। ठीक है, एल्केलाइन। फॉर्मिक एसिड जो होता है बेटा चींटी के डंक में होता है, चींटी, लाल चींटी जो होती है, रेड एंट, उसके डंक में होता है। शुगर सोल्यूशन होता है, मीठा मीठा। फिर आने वाले सवाल का है। चलिए अगला सवाल। इसका बताओ। हाँ, चूना भी लगाते हैं, चूना भी बेसिक होता है, क्योंकि वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग। तो याद रखना, डज नॉट इंजेक्ट एसिड। तो वास्प, वास्प का क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। कल बहुत डिटेल में आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बताया था, इसका सही जवाब देना। इनमें से किसको पानी में डालने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा? देखते हैं कौन बता पाता है इसको। The salt which will give an acidic solution in dissolving in water, किसको पानी में घोलने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा? गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग, काफी बच्चे। बेटा सिंपल सी बात है, KCl को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? KOH और HCl बनेगा। NH4Cl को तोड़ोगे तो Cl का बन जाएगा HCl, और NH4 का क्या बनेगा? NH4OH। Na2CO3, इसको तोड़ोगे तो CO3 का क्या बनेगा? H2CO3, और ये क्या बनेगा? NaOH। और चौथे वाले को तोड़ोगे CH3COONA, तो इससे क्या बनेगा? NaOH। NaOH और प्लस एसिटिक एसिड CH3COH। अब बताओ। अब देखो बेटा, ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है? वीक बेस।
कौन जीतेगा? HCl। तो इसी का सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। वीक एसिड हार जाएगा तो इसका तो क्या होगा? बेसिक होगा। इसका बेसिक होगा। और ये भी वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका भी बेसिक होगा। तो कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड जो होते हैं वो कमजोर कमजोर एसिड होते हैं, कल बताया था। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, जितनी थ्योरी बताई है उससे इसको ट्राई करो। वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव एन एल्केलाइन सोल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। हाँ, जिन्होंने बी बताया उनका सही है भाई, लेकिन बहुत बच्चों ने गलत बताया ना। मैंने सबका गलत तो ना बताया बेटा नाम लेके। जिन्होंने सही बताया उन्होंने सही बताया, जिन्होंने गलत बताया उन्होंने गलत बताया, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव एन एल्केलाइन सोल्यूशन। तो अभी पिछले क्वेश्चन से ही हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। देखो NaCl का तो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, है ना। Na2SO4 इसमें क्या है? NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका भी न्यूट्रल बनेगा। NH4 ट्वाइस SO4, NH4 तो क्या होता है? वीक बेस होता है। और सल्फेट यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एसिडिक बनेगा। इसमें क्या है? Na2CO3, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो CO3 क्या बता रहा है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है। जबकि ये कहां से आया होगा? हाइड्रोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? बेसिक बनेगा, बेसिक बनेगा। अगला सवाल। ये क्वेश्चन नहीं है, दे आर काइंड ऑफ थ्योरी। ये क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितना बताया था कल? 10। Na2CO3 डॉट 10H2O। फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्टली आपसे। चलो अगला सवाल। The aqueous solution of one of the following salts will turn phenolphthalein indicator pink। वाह क्या सवाल है। हाँ भैया, ये सवाल बताइए आप, बेहतरीन क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए भाई। तो फिनोफ्थलीन जो है, जो फिनोफ्थलीन है, अच्छा पी से फिनोफ्थलीन और पी से पिंक, ये भी बढ़िया यार। फिनोफ्थलीन पिंक कब होता है? एल्केलाइन यानी कि बेसिक सोल्यूशन में। बस बस शानविराज, बस भाई बस। ठीक है, तो किसका सोल्यूशन बेसिक बनेगा इनमें से? तो देखो H2CO3 को ध्यान से देखो, गौर से देखो इसे। CO3 यानी कि वीक एसिड और पोटाशियम यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो पोटाशियम कार्बोनेट है K2CO3, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो इसका सोल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक बनेगा। और बेसिक सोल्यूशन में पीएच क्या है? पिंक होता है। बाकी सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये वाले तो न्यूट्रल होंगे और ये वाला आपका क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, अगला सवाल। अब बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। तो याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड जितने होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो हमारे क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं।
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, NO2, NO3, Cl2O एक्सेट्रा। इनके अलावा कुछ आपको एम्फोटेरिक भी बताए थे कल, एम्फोटेरिक उभयधर्मी मेटलॉइड्स के, और 3 ऑक्साइड बताए थे न्यूट्रल, न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, 3 न्यूट्रल। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। पोटाशियम क्या है? माइटल है, माइटल। तो माइटल कैसा इस ऑक्साइड देगी? बेसिक ऑक्साइड देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एन एसिडिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द एलिमेंट। तो इनमें से अधातु ढूंढो। तो सोडियम और कैल्शियम इनके तो बेसिक होंगे। कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा? CO2। और हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा? H2O, यानी कि वाटर। तो CO2 क्या होता है? एसिडिक। और वाटर क्या होता है? तो याद रखिएगा, वाटर न्यूट्रल नहीं होता है, वाटर का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। वाटर अपने आप में एम्फोटेरिक होता है, वाटर अपने आप में क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। तो एक्चुअल में होता है क्या है? पानी प्लस पानी, तेरी यही कहानी कि एक H2O देगा H प्लस, और दूसरा H2O H प्लस लेकर ले लेगा। ठीक है, तो इससे बचेगा OH माइनस, और ये देगा आपके पास H3O प्लस। समझ रहे हो? तो जितना OH माइनस है उतना ही H3O प्लस है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल इसलिए है, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसकी pH 7 है, मतलब जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है। तो ये वाला किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। इट इज लाइक कि आपने अपने एक दोस्त से रुपए मांगे कि भाई मुझे कुछ जरूरत है, उसने दिए ही नहीं, पैसे दिए ही नहीं, नालायक निकम्मा। न्यूट्रल दोस्त है ये न्यूट्रल नहीं है। हाँ, ये न्यूट्रल है, इसने हेल्प नहीं की। एक दोस्त है, उसने आपको पहले पैसे दिए, और जब तुमने 1 साल तक नहीं लौटाए तो उसने कहा भाई वापिस कर दे। तो जितने पैसे दिए उतने ले लिए। तो ये एम्फोटेरिक है, जितना OH माइनस उतना H3O प्लस। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी है इनमें से? एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन या कैल्शियम। तो याद रखिएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, और जितनी मेटल के कंपाउंड्स आपको अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं। जबकि आप जानते हैं एल्यूमिनियम, टिन और कॉपर ये आपको प्योर मेटेलिक फॉर्म में भी मिलती हैं। कॉपर के, तांबे के, एल्यूमिनियम के, टिन के, इनके बर्तन वगैरह चीजें बनाई जाती हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव होती हैं। जबकि कैल्शियम क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी के साथ आपसे एक सवाल भी पूछा जा लिया था, कॉइनेज मेटल क्या होती हैं? कॉइनेज मेटल्स मुद्रा धातुएं, मुद्रा धातुएं। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर भी होती है ना, कॉपर, कॉपर होती है, हाँ होती है। ये सब मुद्रा धातु है। ठीक है, ये सब क्या है? मुद्रा धातु है। तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, इन तीनों को। प्लेटिनम देख लेना भाई, वैसे अब तो प्लेटिनम का भी वहाँ एप्लीकेशन हो रहा है, बट बेसिकली जो 3 है आपके पास। तो कॉइनेज मेटल पूछ लेता है, क्यों? ये बहुत कम रिएक्ट करती हैं। हाँ, अगला सवाल, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज। सबसे कम रिएक्टिव मेटल बताओ इनमें से कौन सी है सबसे कम रिएक्टिव? सोडियम, कॉपर, लेड। तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव, इसलिए वो ज्यादा कॉस्टली है।
देन सिल्वर एंड देन कॉपर। तो अगर इन चारों में कंपेयर करें तो सिल्वर कम रिएक्टिव है, और अगर गोल्ड ऑप्शन होता तो फिर वो हो जाता, वो और भी कम हो जाता। और गोल्ड को घोलने के लिए क्या बनाया जाता था? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया याद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस HNO3 यूज करते थे। ये देख लेना, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 था, या 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl था। ठीक है, सही है। तो ये पूछ सकता है आपसे एक्वारेजिया क्या होता है। तो ये बहुत खतरनाक मिक्सचर होता है, ये गोल्ड तक को घोल देता है, जबकि वो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है। तो 3:1 याद करने का तरीका, जो छोटा एसिड है उसको ज्यादा मिलाओगे, जो बड़ा एसिड है उसको कम मिलाओगे। HNO3 का फॉर्मूला बड़ा है तो इसका 1 पार्ट, HCl का छोटा मॉलिक्यूल तो इसके 3 पार्ट, तो HCl 3, और ये भी देख लो HCl, इसमें 3 अल्फाबेट आ रहे तो 3 है ये, ठीक है। HNO3 1, ठीक है, टोटल मिला के 4। अगला सवाल, द मेटल्स विच कैन प्रोड्यूस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर। सोना चमकाने वाले आते थे पहले, हाँ, एक्वारेजी जैसे सोना चमकाते थे और घोल के तुम्हारा सोना ले जाते थे उसमें ठीक है, उसमें सोना घोल कर ले जाते थे उसे चमका के। द मेटल्स विच कैन प्रोड्यूस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर। तो क्या बताया था? जनाबे आली ने बेकार गाए सब सिंधी पंजाबी सॉन्ग। तो जनाबे आली, शुरू के दोनों ये रखे पड़े हैं, जनाबे भी हैं और आली भी हैं, तो डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम एंड जिंक। अगला सवाल, द एलिमेंट्स हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो लिटमस पेपर क्या होते हैं? ये भी एज इंडिकेटर ही होते हैं, ये भी क्या होता है? इंडिकेटर ही होते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? हाँ जी, तो 2 वर्ड याद करेंगे। पहला बार, बार, ठीक है, बार को पहले याद कर लो। तो बार क्या है? ब्लू, रेड और एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो ब्लू लिटमस एसिडिक में क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो उल्टा किस में होगा? बेसिक में होगा। बेसिक में होगा। बेसिक में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक में उल्टा हो जाएगा। तो बार याद रखोगे तो बार का उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द एलिमेंट्स हुज ऑक्साइड्स कैन टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। तो बेसिक, तो किसके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे? किसके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे? तो पहली बात तो देखो, बी और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एक मेटल एक नॉन मेटल है, एक मेटल एक नॉन मेटल है, ये तो वैसे ही खत्म हो गए। तो या तो एसिडिक ऑक्साइड होगा या बेसिक होगा। कार्बन सल्फर के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक ऑक्साइड होंगे। और पोटेशियम और मैग्नीशियम के कैसे ऑक्साइड होंगे? बेसिक होंगे। मेटल है, मेटल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो लिटमस सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड की प्रेजेंस, यानी कि पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है भाई, चलो। फिर आपको कल ही कुछ नोट्स दिए थे, पढ़ लिए थे ये नोट्स आप लोगों ने कल?
इसके अलावा केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आप लोगों के लिए, कुछ पॉइंट्स और याद कर लेना केमिस्ट्री में, जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक तो कॉइनेज मेटल आपको बता दिया, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि क्या, वैद्युत ऋणात्मक, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो इसमें ट्रिक याद रख सकते हो, फोन, फोन, बस फोन का ई काटकर इसकी जगह Cl लगा देना, क्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होता है, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन होता है, चौथे पर क्लोरीन होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई है तो वो फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है। ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है वो कौन सी है, मरकरी। ऐसा नॉन मेटल जो सॉलिड होता है वो कौन सा है, आयोडीन। लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन बता ही दिया। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। है ना आगरकर 0 रन पर, आगरकर था ना इंडिया की टीम में पहले, तो है ना आगरकर 0 रन पर, इससे याद कर सकते हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। जो चिप्स आते हैं, लेज वाले चिप्स जो आते हैं, ये लेज वगैरह के, तो इनके अंदर क्या होता है ना, चिप्स होते हैं जरा से और वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है, क्यों होता है, तो इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन किस लिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, सड़ जाएंगे समय के साथ, तो नाइट्रोजन भरी जाती है। बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि फिलामेंट ना जल जाए। ठीक है। अच्छा वो भी बता दें आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये इस तरह से क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं, और इस तरह से क्या होती हैं, रो होती हैं, रो। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, रो है, और ये क्या है आपके पास, कॉलम है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वो लेफ्ट में, और नॉन मेटल जो है वो राइट में, राइट में। ठीक है। नीचे की तरफ जाने पर रेडियस, रेडियस या जो एटम का साइज होता है वो बढ़ता है। ठीक है, नीचे की तरफ, और राइट की तरफ जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीज करती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो जो ऑर्बिट्स हैं वो पास पास आ जाती हैं। ठीक है, पास पास आ जाती है। अब नीचे की तरफ जाने पर जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नीचे की तरफ जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसीलिए स्टार्टिंग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, मेटेलिक होते हैं, जबकि राइट साइड में जितने होते हैं एसिडिक होते हैं। और बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ठीक है, नीचे की तरफ जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। एक एक करके समझा देता हूं इन चीजों को। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा, उतना ही
ज्यादा होगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। सोचो क्लास बंक करनी होती थी तो आप पीछे वाली बेंच पर बैठना पसंद करते थे, टीचर से जितना दूर होगा उतना ही क्लास से भागना आसान है। जबकि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, बढ़ती थी। क्यों? क्योंकि रेडियस घट रही है, रेडियस घट रही है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या है, मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या है, मुश्किल है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर घटती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इस तरह से पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, हाँ तो ठीक है यार, आज थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्लास को, इतना ही था। तो केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं जो बताने थे आपको बता दिए, काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, छोटी सी क्लास में। कल हम लोग इसी तरह से फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे और केमिस्ट्री की और देखूंगा कुछ एक दो क्लास, कुछ और कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे तो ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कल आपकी जो ये टेक्निकल वाला है उसके लिए भी प्लानिंग करनी है। अब ये एक प्लान कर तो लिया है कि 3-4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करवाना है। अब बैठता हूँ जरा उसमें, देखता हूँ कैसे करवाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये नोट्स भी, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ PDF इसकी, और कुछ और कॉन्सेप्ट ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए केमिस्ट्री के जो काम के हों।